तो ये तीसरा एप्लीकेशन है। ये कहता है कि टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्लाज्मा पार्टिकल वी आर वाइब्रेटिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो तीसरा एप्लीकेशन है इसका कि हम प्लाज्मा पार्टिकल का वेलोसिटी ढूंढ सकते हैं जो बहुत ही एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा नामक टेम्परेचर, प्लाज्मा नामक एक स्टेट होता है, एक पार्टिकल होता है जो वाइब्रेट करता है, उसका वाइब्रेशंस होते हैं। तो ये जो वाइब्रेशंस है, ये वाइब्रेशंस बहुत हाई टेम्परेचर पे होने लगते हैं। तो इन टेम्परेचर्स को मैनेज करने के लिए यहाँ पर हम डॉपलर्स इफेक्ट का यूज करके इसका वेलोसिटी आराम से ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइंडिंग वेवलेंथ्स। उनका वेवलेंथ ढूंढना जरूरी है। ठीक है, तो उनका सबसे पहले एवरेज वैल्यू ऑफ सी आर एम एस कैलकुलेट करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था सी आर एम एस, याद है आपको? आर एम एस वेलोसिटी, है ना भाई? तो ये आर एम एस वेलोसिटी पहले कैलकुलेट की जाती है। सी आर एम एस इक्वल्स टू √3 RT बाई एम। क्यों भाई? सो √3 RT बाई एम से आर एम एस वेलोसिटी पता चल जाएगी आपको। ठीक है, जहां पर आर मतलब मोलार गैस कांस्टेंट होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, और एम जो होता है वो मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो भी फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला हमने थर्मोडायनेमिक्स में पहले से पढ़ के रखा है। सी आर एम एस इक्वल्स टू √3 RT बाई एम, और n नंबर ऑफ मोल्स के लिए करना है तो 3 nRT/m लिखना पड़ेगा। यस और नो? जी हाँ। तो ये हो गया CRMS, हमने सबसे पहले ढूंढ लिया उस पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो वहां से आप आराम से प्लाज्मा का टेम्परेचर चेंज से वेवलेंथ का चेंज कितना आता है इसको कैलकुलेट कर लें, और वहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। चलो जी, time to have a questions. Doppler's effect in light is symmetric, non-symmetric, parallel, skew symmetric? बताइए। हाँ जी, बोलो 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 बोलो, कौन बताएगा? हाँ, ये लोग कह रहे हैं, रिया कह रही है ए, सोहम ए, शीतल बोल रही है, कुछ तो बोल रही है शीतल। तो इतने सारे लोग कह रहे हैं, और बाकी लोग कहाँ हैं? कुछ तो बोलो। चलो, गायत्री ने भेजा, चेतन ने भेजा। ठीक है, हर्ष ए, यस, सिमेट्रिक, दैट इज करेक्ट आंसर। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है रे? सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर पास में आए तो बढ़ेगा, दूर गए तो रिड्यूस होगा, सिमेट्रिक है। ठीक है, रेड शिफ्ट, इन रेड शिफ्ट द वेवलेंथ क्या होगा? वेवलेंथ इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? फटाफट बताओ। डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, बोलो। रेड शिफ्ट, बताइए। एनीबॉडी?
रेड शिफ्ट का मतलब क्या होता है? रेड शिफ्ट का मतलब होता है जिसका फ्रीक्वेंसी, रेड मतलब फ्रीक्वेंसी कम, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है उसमें और वेवलेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, चलो ब्लू शिफ्ट में बताओ। इसमें क्या होगा बोलो? वेवलेंथ, हाँ ब्लू का मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा और वेवलेंथ डिक्रीज होगा। जी बिल्कुल सही है। यस, ओके आगे बढ़े। ओके, तो ये तो सबके समझ में आ गया है ना, कि किस तरह से बेटे हमने देखा कि इन रेड एंड ब्लू शिफ्ट, ये जो दो शिफ्ट थे, तो एक में फ्रीक्वेंसी किस तरह से चेंज होता है इसको देखा था, और एक में फ्रीक्वेंसी किस तरह से डिक्रीज होता है इसको भी हमने अब तक देखा। तो आइए अब हम देखें इस इससे अगला वाला टॉपिक, जिसका नाम है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ये क्या है इसको देखते हैं, आइए ध्यान दीजिए। हमने अब तक थेरीज ऑफ लाइट देखी थी, अलग अलग थेरीज है लाइट की। कर्पस्कुलर थेरी याद है आपको? तो कर्पस्कुलर थेरी किसने दी थी रे, बोलो एनीबॉडी? हु गिव कर्पस्कुलर थेरी? शाबाश, न्यूटन। यस करेक्ट, न्यूटन ने दी थी। उसने कहा था कि लाइट के अंदर कार्पस्कल्स है, पार्टिकल्स है, उसने बोला था। दूसरा थेरी था वेव थेरी था, तीसरा था क्वांटम थेरी, है ना। क्वांटम थेरी किसने दिया? आइंस्टाइन ने दिया, और बाद में जाके प्लैंक ने भी दिया। ठीक है, और एक ड्यूअल थेरी जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं बेटे, ड्यूअल थेरी जो डी ब्रॉगली का है। इसमें जो वेव थेरी है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इसने डिफाइन किया था, है ना। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारे वेव थ्योरी के आधार पर हम देख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें से ये जो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, तो इन दोनों को हमें समझना पड़ेगा डिटेल में। ठीक है, तो इसलिए इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन को समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन को पहले समझना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन समझने के बाद फिर हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को समझ सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होती है इसको देखेंगे। सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान दो। कंसिडर ए पार्टिकल P इन द गिवन मीडियम। किसी भी गिवन मीडियम में एक पार्टिकल P अगर आपने कंसिडर कर लिया, एक वेव है बेटे, वेव ऑफ एम्पलीट्यूड A1 अराइव्स एट पॉइंट P। इस पॉइंट P जहां पर है वहां पर अगर एम्पलीट्यूड A1 की वेव अगर आती है, जिसका एम्पलीट्यूड है A1, ठीक है, इस तरह से, और एक दूसरी वेव A2 उसी पॉइंट पर आती है, ठीक है, इस तरह से ये दो वेव्स आ रही हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर? सो A1 और A2 दोनों अलग अलग एम्पलीट्यूड्स हैं बेटा।
ये दोनों वेव जब एक साथ साइमल्टेनियसली पॉइंट P पर मिल जाती हैं, सुपर इम्पोज, क्या कहा जाता है इसको? सुपर इम्पोज। तो ये दो वेव जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है, मिलती है एक दूसरे से, तो इन दोनों से मिलाकर एक वेव बनती है जिसका एम्पलीट्यूड A1 और A2 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों का एडिशन A1 और A2 दोनों को हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद ये जो वेव बना, ये रेड में दिखाया गया है वेव, ठीक है, इस रेड कलर में हमने वेव को देखा है। सो A1 प्लस A2 इनका रिजल्टेंट बन जाएगा इस तरह से। इसको ड्रॉ कर लो सब लोग। सो ड्रॉ दिस डायग्राम एवरीवन। हो गया? तो हमने देखा किस तरह कि कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या है, कि जब एक वेव और दूसरी वेव एक दूसरे से मिलती है, तो जहां पर भी मिलती है तो रिजल्टेंट वेव इन दोनों के एम्पलीट्यूड का एडिशन होता है। तो ये तो आपके समझ में आ गया। लेकिन इसमें जानने वाली एक खास बात है जो हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी, कि अब यहाँ पर ये तो बहुत ही सिंपल वाला यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एम्पलीट्यूड्स में बी एनीथिंग, है ना। तो हमेशा रिजल्ट एम्पलीट्यूड जो रहेगा, सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी ऑब्टेन्ड, resultant amplitude can be obtained by वेक्टर सम। इनका वेक्टर सम हमें लेना पड़ेगा। तो इसीलिए A
is nothing but it is a1 bar plus a2 बार। इन दोनों का हमें वेक्टर सम लेना पड़ेगा बेटे। वेक्टर सम जब लेंगे तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। जब वेक्टर सम लेंगे तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि अगर एक वेव है इस तरह, ठीक है, और अगर दूसरा वेव यहां से कुछ इस तरह से आ जाए कि ये नीचे है और इसका क्रेस्ट और ये ट्रफ, ये इसका क्रेस्ट, ये था ट्रफ, इसका ये है ट्रफ, ये है क्रेस्ट। व्हेन क्रेस्ट फॉल्स ऑन द ट्रफ, इसका अगर एम्पलीट्यूड है a1, इसका एम्पलीट्यूड है अगर a2, तो a1 ऊपर की तरफ है और a2 नीचे की तरफ है, तो ये a1 माइनस a2 हो जाएगा। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी a1 माइनस a2 इन दिस केस, क्योंकि वो वेक्टर सम है ना, तो डायरेक्शन उसको मैटर करेगी। तो इस सेकंड केस में क्या होगा, इस सेकंड केस में यू विल फाइंड दैट इट इज द अदर वे राउंड। क्लियर है अभी सबको? इज इट क्लियर नाउ? तो इस तरह से आज हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में दो वेव्स एक साथ जब मिलती है तो दोनों का वेक्टर सम हमें लेना पड़ेगा, तभी जाके आपको सही आंसर मिलने वाला है। तो ठीक है, आज यहीं रुक जाते हैं, कल से फिर मिलेंगे। और आज दोपहर में अपना क्लास तो होगा ही होगा।